नमस्कार छात्रों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के चैप्टर नंबर 4 से टॉपिक नंबर 4.4। टॉपिक का नाम है अनुशासन एवं सहभागी प्रबंधन, यानी डिसिप्लिन एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कक्षा के अंदर अनुशासन की व्यवस्था या स्कूल में एक टीचर को डिसिप्लिन का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, इसको कैसे बनाना चाहिए, इसमें हेडमास्टर, टीचर, बच्चे और जो इनसे रिलेटेड स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये सब लोग कैसे भागीदार बन सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा हम आपको एक बात बताएंगे कि आप थोड़ा सोचिए कि जब आप अपने घर में होते होंगे तो आपको गुस्सा आता होगा या कोई आपको ऐसी बातें कह देता होगा जिससे हर्ट होता होगा। तो कभी आप ऐसा नहीं करते होगे कि जिस कुर्सी पर बैठते हो उस कुर्सी को तोड़ने लगते हो, या जिस सोफा पर बैठे हो उसको खराब करते हो, या जिस बाइक या सीट पर बैठे हो उसको खराब करने लगते हो, या आप अपनी कार में कहीं जा रहे होते हो और कोई चीज खा रहे होते हो तो उसको कार में ही उसके छिकले या उसकी गंदगी नहीं डाल लेते होगे। ऐसा क्यों करते हो? ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि तुमको लगता है ये आपकी कार है, आपका घर है, आपका सोफा है, आपकी कुर्सी है। लेकिन जब वही व्यक्ति, वही बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल की दीवारों को कभी कभार गंदा करता है, उस पर गंदे संदे शब्द लिखता है, कभी कुर्सी तोड़ देता है, कभी वो असेंबली में कुछ शैतानी करता है, कभी वो पूरे प्रबंधन को डिस्टर्ब करता है, कई प्रकार की गतिविधियां। तो इसका मतलब है आप घर में वही सारी गतिविधियां नहीं करते हो और अन्य जगहों पर आप करते हो। कभी कभार आपने देखा होगा सरकारी बस में आप कहीं बैठे हैं और कोई प्रॉब्लम हो जाती, तो उस प्रॉब्लम के सलूशन निकालने के बजाय या उसका सही आंसर मिलने तक इंतजार ना करके आप तोड़ फोड़ पे लागू हो जाते हो। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको लगने लगता है ये तो सरकारी है, हमारा नहीं है। जिस दिन आपको ये फील होगा कि ये घर, ये कार, ये बस या ये और चीजें जैसे हमारे घर में है वैसे स्कूल में या सिस्टम में है, तो आप क्या करेंगे? धैर्य के साथ काम करेंगे। ये एग्जाम्पल अनुशासन के लिए बड़ा सटीक है। विद्यालय और शिक्षक बच्चों को ये नहीं महसूस करवा पाते हैं कि जितना स्कूल या विद्यालय हमारा है, यानी शिक्षक का है, सरकार का है, उतना ही बच्चों का है। जितना हम मेहनत से आपके लिए पढ़ के आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या आपको सिखा रहे हैं, उतनी ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बैठो और सीखो। ये बिलीव नहीं करवा पाते हैं शिक्षक बच्चों को, इसलिए बच्चे क्या करते हैं? शैतानियां करते चले जाते हैं। अब डिसिप्लिन का मतलब ये कतई नहीं है कि ये बहुत डरावना वातावरण बना लिया जाए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार का अनुशासन हो, तो आप कहोगे लोकतांत्रिक अनुशासन हो, डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन हो, प्रगतिशील शिक्षा में कैसा अनुशासन हो, या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार के अनुशासन की व्यवस्था की जाती है, तो आप कहते हो लोकतांत्रिक अनुशासन। अनुशासन ऐसा कतई नहीं होना चाहिए जो काम पूरा करने में बाधा पैदा करे। जो अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो काम को पूरा करने में मदद करे। ऐसे अनुशासन क्या कहलाते हैं? लोकतांत्रिक अनुशासन कहलाते हैं। तो महत्वपूर्ण है यहाँ जो चैप्टर नंबर 4 का टाइटल आज हम लेने जा रहे हैं 4.4 अनुशासन एवं सहभागी प्रबंधन। इसकी शुरुआती लाइनें हैं स्कूल विद्यार्थियों का भी उतना ही होता है जितना कि शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का, और यह सरकारी स्कूलों के लिए विशेष रूप से सही है। क्यों? क्योंकि वहां शिक्षक भी नहीं समझते हैं कि हमारा स्कूल है, तो कहते हैं सरकार का स्कूल है, और बच्चे तो ऑलरेडी उसको मानते हैं। तो इसलिए अनुशासन जो है बड़ा डिस्टर्ब होता है। आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में आप अगर कभी गए हो तो उनके टॉयलेट्स में जाकर देखिए, उनके जो दीवारें हैं, क्लासरूम है, उनको देखिए, बहुत टूटी फूटी कभी कभार रहती हैं। अब तो चीजें दुरुस्त हुई हैं, अच्छा हुआ है सब कुछ। उन दीवारों पर कुछ बच्चे ही या गांव के लोग अराजकता करते हैं, यानी उनमें कुछ गलत सलत चीजें लिखकर चले जाते हैं। क्या घरों में ऐसा होता है? नहीं होता है, जबकि घरों में भी लोग रह रहे हैं, क्योंकि वहां जो लोग रह रहे हैं वो मान रहे हैं कि हमारा घर है। तो पहला अनुशासन बनाने का और सहभागी प्रबंधन का ये मतलब हुआ कि सारे लोग जुट करके अनुशासन की व्यवस्था को बनाएं। इसमें ये जरूर बिलीव कराएं छात्र को भी,
शिक्षक को भी, सबको ये बात पता हो कि ये विद्यालय हमारा अपना विद्यालय है, इसमें अच्छा और बुरा हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा, तो इसलिए सबके रख रखाव की जिम्मेदारी भी हमारी है, तो इस पर ध्यान देना होगा। आगे इसी में लिखा है कि जब सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं बहुत सूचनाओं पर आधारित हो गई हो, जब सीखने सिखाने की प्रक्रिया इंफॉर्मेशन बेस्ड हो, तब टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि व्यवस्था को चाइल्ड सेंटर्ड ना करके जो शिक्षा की व्यवस्था है वो शिक्षक केंद्रित ना करके छात्र केंद्रित नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड करनी चाहिए। आज की स्थिति ऐसी बन गई है कि सीखने की प्रक्रिया में जो परस्पर निर्भरता होनी चाहिए, परस्पर निर्भरता यानी शिक्षक का छात्र के ऊपर निर्भर होना और छात्र का शिक्षक के ऊपर निर्भर होना, इन दोनों के अंदर परस्पर निर्भरता होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि शिक्षक अपने आप को बहुत ज्यादा इगोइस्ट फील करे कि नहीं हम तो सरकारी जॉब में हैं या जॉब में हैं, अब बच्चे ये कभी नहीं सुधरेंगे, ये बहुत बेकार बच्चे हैं, इनको कोई नहीं सुधार सकता। ये सोच अगर रहेगी तो कभी भी सीखने की प्रक्रियाएं अच्छी नहीं होंगी और अनुशासन अच्छा नहीं होगा। क्यों? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच सिर्फ कहने से नहीं हो जाएगा, आपको बनाना पड़ेगा वैसा वातावरण। इसके लिए हम बच्चों के अनुभवों, बच्चों की भाषाओं, बच्चों की विविधताओं, इनको महत्व देना पड़ेगा। ये कैसे सीखते हैं, कैसे समझते हैं, इनको किस प्रकार से बताया जाए तो चीजों को अच्छी तरीके से सीखेंगे या जानेंगे। तो इसलिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता, आजकल क्या है, बच्चे को एज ए ज्ञान का उपभोक्ता समझा जाता है, कंज्यूमर माना जाता है कि ये स्कूल आए हैं, इनको कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर दे दो। अब ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। शिक्षक को ये लगना चाहिए कि बच्चों से हमें सीखना है और बच्चों को ये लगना चाहिए कि हमें शिक्षक से सीखना है। क्वेश्चन आया है सेंट्रल टीटी में, जब शिक्षक बच्चों की स्ट्रेंथ को ज्यादा बिलीव करता है, यानी बच्चे की क्षमताओं पर ज्यादा उसका विश्वास होता है, तो बच्चे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति कैसा भी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उसके पास पहुंच जाती है, आपने कहानी सुनी होगी कि जो चोर है उसी को घर की ताले की चाबी दे दो, अब क्या करेगा वो? अब वो ना तो चोरी होने देगा और आसपास के जितने चोर होंगे उनको भी बोल देगा कि भैया चोरी मत करना, हम ही हैं इस समय आले नाल, क्योंकि कुछ हुआ तो हमें हमारी जवाबदेही होगी। तो यहाँ हमें बच्चों को केंद्र में रखना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको, टीचर एज ए फैसिलिटेटर, मेंटर की तरह, सुविधादाता की तरह कार्य करता चला जाए, तो यहाँ एक दूसरे पर निर्भरता बनानी पड़ेगी। लेकिन अनुशासन के लिए आजकल नियम खूब सारे बनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि स्कूलों में इतने ज्यादा नियम बनाए जाते हैं, और नियम कौन बनाता है? या तो हेडमास्टर बनाता है या क्लास टीचर बनाता है। कभी कभार नियम इतने जल्दी बना दिए जाते हैं और उन नियमों पर कोई विचार भी नहीं किया जाता है और बच्चों को भी उनमें शामिल नियमों में नहीं किया जाता है। तुरंत नियम लागू कर दिया जाता, फरमान आता है कि कल 6 बजे सबको आना है या 7 बजे सबको आना। अब किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, कौन कितनी दूर से आता है, घर में किसकी क्या सिचुएशन है, नियम लागू कर दिया गया। आपने देखा होगा जो निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान है क्यों सक्सेस हैं, क्योंकि इसमें जितने भी बच्चे एडमिशन लेने आते हैं उनमें पूछा जाता है तुम्हें कंफर्ट कौन सा टाइम मिलेगा, और टाइम का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। कई सारे टाइम होते हैं पढ़ने के, टीचर उनके पास अवेलेबल रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, और बच्चे को जो टाइम होता है उसमें वो पढ़ाते, इसलिए वो सक्सेसफुल हैं। क्या ये व्यवस्था हम सरकारी स्कूलों में लागू नहीं कर सकते हैं? तो नियम बनाए जाए तो उसमें बच्चों की सहभागिता ली जाए, उसमें शिक्षकों को भागीदार बनाया जाए। सब मिलजुल करके जब नियम बनाएंगे, आपने देखा होगा अनुशासन का काम अब तो स्कूलों में एक जो पीटीआई होता है, खेल शिक्षक होता है, उसको दे दिया जाता, और वो अकेला शिक्षक पूरे स्कूल को क्या करता है, अनुशासन की व्यवस्था को पालन करवाता। अब अकेला टीचर इतने सारे बच्चों को अनुशासन की व्यवस्था ना तो मीटिंग कर पाता है, ना उनसे बात कर पाता है, वो सिर्फ डंडे की नोक पर जिसको कहीं देख लिया कुछ भी करते हुए
तुरंत उसको पनिशमेंट देना प्रारंभ। इससे कन्फ्लिक्ट होते हैं बच्चे और टीचर के बीच में। यहाँ अधिकारों की बात नहीं, अथॉरिटी की बात ज्यादा की जाती है। अधिकारों की बात की जाए तो जितने शिक्षक के अधिकार हैं उतने बच्चे के भी अपने अधिकार हैं, लेकिन यहाँ अथॉरिटी की जब बात की जाती है तो अथॉरिटी में टीचर के पास ज्यादा अथॉरिटी है और बच्चे के पास उतनी अथॉरिटी नहीं होती है। आपको यहाँ से जो यूजीसी नेट के बच्चे हैं वो ध्यान दें, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉनिटर सिस्टम किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से लागू हुआ। नेट के बच्चे भी जाने और शिक्षक भर्ती परीक्षा के भी बच्चे जाने कि मॉनिटर सिस्टम किस शिक्षा प्रणाली से। ऑप्शन दिया हो वैदिक शिक्षा, ऑप्शन दिया हो मुस्लिम कालीन शिक्षा, ऑप्शन दिया हो आधुनिक शिक्षा और ऑप्शन दिया हो बौद्ध कालीन शिक्षा। तो आप क्या लगाएंगे कि मॉनिटर प्रणाली या मॉनिटर सिस्टम कब आया? तो आपको कहना है मॉनिटर सिस्टम मुस्लिम कालीन शिक्षा से प्रकट हुआ। तो ये जो मॉनिटर बना दिए जाते हैं, अब मॉनिटर क्या करता है, वो क्लास में सारे डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए लग जाता। अब उसकी अपनी शिक्षा पढ़ाई लिखाई क्या इस पर वो नहीं, वो सीधे बच्चों की समस्याओं को या बच्चों को ऑब्जर्व करता है, उनके नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। जब टीचर आता है तो बिना किसी सवाल जवाब के उस बच्चे को बुलाया जाता और पनिश किया जाता। तो इस प्रकार से अनुशासन की व्यवस्थाएं नहीं बनाई जा सकती। आगे लिखा गया है इस एनसीएफ में, पर्टिकुलर पेज पर पढ़ोगे, यहां से एनसीएफ से इस वाले पेज से, यानी जो पेज नंबर आपका है 98 नंबर पेज पर आप देखेंगे तो यहां से एक सवाल आया है। दाहिने हाथ के पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर शाब्दिक और गैर शाब्दिक यातनाएं, जूनियर सीटेट में सवाल पूछा गया है, हम याद दिला दें कि जब शाब्दिक और गैर शाब्दिक यातनाएं बच्चों को दी जाती हैं तो उनको कौन से नुकसान होते हैं। तो यहाँ 3 नुकसान लिखे गए हैं। यहाँ पर लिखा है जो आजकल सिस्टम बना दिया गया है मारपीट वाला, फिजिकल मारपीट, अब तो खैर कम हुआ है, एनसीईआरटी और एनसीटी, सीबीएसई और कई प्रकार के प्रावधान आरटीई के तहत व्यवस्था लाई गई है कि फिजिकली पनिश नहीं किया जाएगा। इवन फिजिकली का किसी भी प्रकार से पनिशमेंट देने की व्यवस्था को खत्म किया गया है। लेकिन फिर भी आजकल ये नियम है, लेकिन नियम लागू कितना है ये हम सब लोग जानते हैं। तो अगर अक्सर ये गार्जियन भी आजकल कह देते हैं, अब तो खैर कम कहते हैं, हम लोगों के टाइम में था कि जब टीचर के वो स्कूल में टीचर के समक्ष बच्चे को कोई गार्जियन लेके जाता था तो कहता था गुरुजी ये आप ही का बेटा है और जरा सा भी कुछ शैतानी करे तो इसको आप बिल्कुल हेजिटेट मत होइएगा मारने पीटने में। अब स्थिति बड़ी खतरनाक हो जाती थी, बहुत मार पड़ती थी बच्चों को, डंडों से, पता नहीं कैसे कैसे यातनाएं दी जाए। इन यातनाओं के पीछे जो मूलाधार है, जो बेसिक्स है, इस पर किसी ने विचार नहीं किया। मेरा अपना और एनसीएफ की रिकमेंडेशन है कि जो धारणाएं बनाई गई हैं इन पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है। अब इनसे नुकसान क्या होता है, यहां से एक बार सवाल आया है तो हम एज इट इज लाइन पढ़ेंगे कि बच्चों पर पड़ने वाले उस प्रभाव पर प्रश्न उठाते हैं जो इस आज्ञा पालन से बच्चों के संपूर्ण विकास एवं आत्मसम्मान और शिक्षा में रुचि, 3 चीजें देखिएगा। जिन बच्चों को बहुत ज्यादा शाब्दिक और गैर शाब्दिक यातनाएं दी जाती हैं उन बच्चों को पहला तो आत्मसम्मान की कमी हो जाती है, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट उनका खत्म हो जाता है। दूसरा, एजुकेशन में इंटरेस्ट, शिक्षा में रुचि खत्म हो जाती है। और तीसरा, उनका जो है अपने स्वयं के प्रति जो विकास है, उनका संपूर्ण जो डेवलपमेंट है, बाल विकास है, वो कंप्लीट नहीं हो पाता। इसमें सीधी लाइन लिखी गई है कि बच्चों के संपूर्ण विकास, आत्मसम्मान और शिक्षा में रुचि पर पड़ता है। जब भी आज भी कई स्कूलों में बच्चों को शारीरिक और शाब्दिक या गैर शाब्दिक यातनाएं दी जाती हैं। आजकल होता नहीं है कि कोई सवाल बताया गलत हो गया तो कह देखो ये देखो है ब्रिलियंट आदमी, तो ये क्या है, टोन मारना या वो नहीं, एक ताने देना, ये सब क्या है, पनिशमेंट का हिस्सा है। इसके बहुत दीर्घकालिक अहितकारी प्रभाव बच्चों पर पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि स्कूल में बच्चों को नियंत्रित करने के कई सारे उल्टे सीधे नियम हैं और उन नियमों पर कोई विचार नहीं किया जाता, एज इट इज लागू कर दिया जाता। आपने देखा होगा खेल जूतों की सफेदी, खेल जूतों की सफेदी और मोजों की लंबाई। बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्कूलों में ड्रेस का जो डिसिप्लिन सिस्टम है वो लागू कर दिया जाता है कि प्रत्येक बच्चा प्रत्येक दिन पर ये पर्टिकुलर ड्रेस पहन कर आएगा। अब देखिए, ड्रेस पहनना अच्छी बात है, व्यक्तित्व का एक सपोर्टिव पार्ट है अच्छे कपड़े पहनना,
सामाजिक कपड़े पहनना, सुसज्जित और शोभनीय कपड़े पहनना, ये हम सबका एक सामाजिक दायित्व भी है। प्लस इससे हमारी पर्सनालिटी भी ग्रूम होती है, उसमें थोड़ा अच्छापन आता है, शाइनिंग आती है, ग्रेस आता है। लेकिन ड्रेस के कोड को इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए कि बच्चे को बड़ा मुश्किल हो जाए। अब जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, तो उसमें डे होता है कि आप हरी धारियों वाले मोजे पहन कर आएंगे, पीली धारियों वाले मोजे पहन कर आएंगे। मोजे की जो लंबाई होगी वो शार्ट वाली नहीं, लॉन्ग वाली जो थाइज तक होती है। यहां तक कि बच्चों को प्रेयर असेंबली के टाइम पैंट देखते हैं उठा करके कि आपने आप सॉक्स कैसा पहना हुआ है। देखिए, सॉक्स यानी मोजे पहनना आपके लिए अच्छी बात है, मोजे पहनना, जूते पहनना, अच्छे कपड़े पहनना अच्छी बात है, लेकिन मोजे की लंबाई क्या सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालती है? यानी आप कपड़े पहन के वीडियो सुन रहे होंगे, पूरे कपड़े अच्छे वाले पहन के, तो आपको एजुकेशन साइकोलॉजी और पेडागोजी ज्यादा समझ आएगी। और जो लोग थोड़ा कम कपड़े पहन करके वीडियो सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, उनको जो है कम समझ में आएगा। ऐसा तो नहीं, कपड़े हमारी सामाजिकता का हिस्सा हैं, हमारी पर्सनालिटी का भाग हो सकते हैं, लेकिन उन पर इतना कॉम्प्लेक्स रूल बनाना। अब खेल जूतों की सफेदी, अब खेल मैदान में खेला जाता है, अगर जूतों की सफेदी को कोई चेक करने लग जाएगा तो बच्चा खेलेगा, वो तो बेंच पर चुपचाप बैठा रहेगा क्योंकि पनिशमेंट ना मिले। तो ऐसे नियमों पर क्या किया जाए, पुनः विचार किया जाए, इनको बहुत कड़ाई से लागू नहीं किया जाए, जबकि कुछ स्कूल इसको लागू करते हैं। आपने सुना होगा कि कक्षा की चुप्पी यानी साइलेंस को बनाए रखने के लिए बहुत सारे टीचर्स को स्ट्रिक्टली बोला जाता है। जरा सा क्लास से बाहर अगर आवाज आ रही तो हेडमास्टर या प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक आ जाते हैं और कहते हैं कि आप कैसे टीचर हैं, बताइए, बच्चों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अनुशासन का मतलब कंट्रोल या नियंत्रण नहीं है, यहाँ टीचर और छात्र को स्वतंत्रता देना है। हमें जब केवल टीचर की आवाज सुनाई दे रही होगी, केवल साइलेंट बैठी होगी क्लास, तो ये इफेक्टिव टीचिंग के पैरामीटर्स नहीं है। जहां मीनिंगफुल क्वेश्चनिंग और आंसर दिए जा रहे होंगे, यानी प्रश्न और सवाल, क्वेश्चन और आंसर किए जा रहे होंगे, जहां संवाद किया जा रहा होगा, जहां बातचीत, वो कक्षा ज्यादा लाइव होगी, ज्यादा जीवंत होगी। तो इन बातों को बड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि उनकी जो मूल्य और आदतें हैं, इसके लिए शिक्षक खुद आदर्श प्रस्तुत करें ताकि बच्चे अनुकरण के द्वारा चीजों को सीखते चले जाएं। देखिए, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है 99 नंबर पेज पर, अनुशासन शिक्षक एवं बच्चे दोनों के लिए आजादी, विकल्प एवं स्वायत्तता पढ़ाने के लिए होना चाहिए। यह जरूरी है कि बच्चों को नियम विकसित करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। मतलब उनसे पूछा जाए कि तुम लोगों को अगर 7 बजे से आना है तो क्या सब लोग आ पाओगे? कोई 20 किलोमीटर से आता है और पैदल आता है। अब तो खैर ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन उनसे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि भारत इतना डाइवर्स कंट्री है जहां हर तबके के बच्चे स्कूलों में पढ़ने आते हैं। और शिक्षा एक टूल है, शिक्षा ही एक ऐसा टूल है जो उसके जीवन को एम्पावर कर सकता है। छोड़कर चले जाते हैं बच्चे, स्टिग्नेशन और वेस्टेज क्यों हो रहा है? इसका कारण है कि हमारे कैरिकुलम डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीले नहीं है। उसमें डिसिप्लिन नाम का एक बड़ा सा वायरस जो है नुकसान पहुंचाता है, जो सिर्फ नियंत्रित करता है। तो नियंत्रण की बात नहीं की जानी चाहिए, उसमें स्वतंत्रता की बात की जानी चाहिए। अगर कोई बच्चा बहुत 10 मिनट या 5 मिनट देरी से आता है तो उससे वाजिब कारण पूछा जाना चाहिए। अगर वो वाजिब कारण बता लेता है तो उसे क्लास से बाहर नहीं किया जाना चाहिए और पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। बहरहाल एनसीएफ में तो ये तक मेंशन है 99 नंबर पेज पर कि प्रधानाचार्य अकारण बहुत ही सख्त रुख अपनाते हैं। जो बच्चा ट्रैफिक जाम की वजह से परीक्षा में देरी से आता है उसे दंड नहीं मिलना चाहिए। भारत जैसे देश में जहां हर जगह पर ट्रैफिक के इशूज हों, क्रॉसिंग बंद हो जाती हो या और कई दिक्कतें हों, तो अगर कोई 10 मिनट 8:10 पर पहुंच रहा है तो उसको क्लास में बैठने दिया जाना चाहिए। इसमें नियम तोड़ने के लिए या नियम तोड़ने वाला बच्चा उसको नहीं माना जाना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वरना ये क्या होगा, एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार होगा, औचित्यहीनता एवं मन पानापन। देखिए, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड लिखा है 99 नंबर पेज पर लिखा है, औचित्यहीनता और मन मानापन शक्ति के लक्षण होते हैं, उनसे डर पैदा होता है, आदर नहीं। देखिए, कोई टीचर होते होंगे कभी कभार क्लास में आते हैं जो बहुत डरावने होते हैं, बहुत पिटाई करते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट में थोड़ी बच्चे उनके नियमों का पालन करते हैं, उनके डर में पालन करते हैं। तो औचित्यहीनता यानी गैर जिम्मेदारा, इररिस्पॉन्सिबिलिटी
और मनमानापन, ये अथॉरिटी को शो करते हैं, ना कि ये डिसिप्लिन को शो करते हैं, ना ये राइट्स को शो करते हैं। तो यहां महत्वपूर्ण है, मनमानापन नहीं होना चाहिए। यहां क्या होना चाहिए, आदर भाव वाला, यानी परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होकर के अनुशासन की व्यवस्था को बनाना चाहिए। इस पर जो है प्रबंधकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्कूल के प्रबंधन में लोग होते हैं वो भी कभी कभार अनजाने में अपने स्कूल की व्यवस्था को बहुत आगे ले जाने के चक्कर में या बहुत आपाधापी में औरों से अलग करने के चक्कर में नियम बहुत सख्त बना देते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था है, ये डिसिप्लिन सिस्टम, इसके लिए स्कूलों को बाकायदा काउंसिल या परिषद बनानी चाहिए और जिसमें डिसीजन लेना चाहिए शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को, प्रबंधकों को, बच्चों को बुला करके कि कौन से नियम उनके लिए अच्छे हैं और कौन से नियम खराब हैं। तो हमने आज जो डिस्कस किया है टॉपिक 4.4 अनुशासन एवं सहभागी प्रबंधन, इसके बाद के टॉपिक जो होंगे 4.5 पर हम लोग आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और धीरे धीरे हम चैप्टर नंबर 4 को खत्म करने की तरफ चल रहे हैं। आपका काम है घर बैठ करके ये वीडियो देखो, एनसीएफ पढ़ो और पुराने साल के सेंट्रल टीटी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करो। जहां कोई कठिनाई आए हमारे ईमेल आईडी पर उनको भेजो, हम ईमेल आईडी आपको उपलब्ध करा देते हैं कमेंट बॉक्स में, आप देख सकते हैं और उसी के द्वारा हमें आप मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जो हम उन क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करके उन क्वेश्चंस के सलूशन प्लस जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उनको डिस्कस करके आप तक पहुंचाएंगे। आपका काम है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उन तक प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और किसी प्रकार का सुझाव और सुधार देना चाहते हो इस चैनल के बारे में या कुछ और आप पढ़ना चाहते हो अपनी तरफ से, तो हमारे कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप लिख सकते हो इम्प्रूवमेंट के लिए। बाकी या हमें मेल भी कर सकते हो bithbipin17@gmail.com पर, उस पर भी आप जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनका हम सलूशन निकालेंगे। धीरे धीरे करके हम सीरीज को आगे ले जाएंगे, इसमें साइकोलॉजी प्लस पेडागोजी प्लस और डिफरेंट टाइप की टीचिंग एड से रिलेटेड भी हम वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।